Okay, let's start. A very good evening to all of you. Good evening, Aarti madam. Good evening, Sangamitra. Good evening, Bikram. Good evening. Good evening, Harshal. Good evening. Good evening, Simran. प्रथमेश कस का है? एक नंबर. एक नंबर. अभी. गुड इवनिंग. नंदन या शेख क्या फर्क पड़ता है? नंदिनी. ओके, तो जो हमारा चैप्टर है एडजुडिकेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज, उसके तहत कल के सेशन में हम लोगों ने फेमा का पार्ट देखा था और कॉफे पोसा का पार्ट देखा था. एडजुडिकेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज अंडर कॉफे पोसा, उसके इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शंस है ये मैंने आपसे डिस्कस किए थे. एंड सेम थिंग अंडर फेमा हमने डिस्कस किया था. ये पार्ट जो लास्ट एक्ट बचा है, कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, वो पार्ट कंप्लीट करते हैं. और उसके बाद जैसे हम पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं वो देखेंगे, बिकॉज हमने मेरे हिसाब से जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, उसके भी हमारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखने पेंडिंग है. चैप्टर नंबर 5 तक हो गया है. तो आज के सेशन में पहले ये कंप्लीट करते हैं और उसके बाद 6 और 7 दोनों की क्वेश्चन देखते हैं टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस. ठीक है? ओके, सो अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. बहुत सिंपल है, वी ऑल नो. जैसे सीक्वेंस दिया है वैसे अटैचमेंट होगा पहले, फिर एडजुडिकेशन ऑर्डर आएगा, फिर कॉन्फिस्केशन आएगा. बट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो आया वो किस लिए आया? इट वॉज बेसिकली इनैक्टेड टू प्रिवेंट और टू प्रोहिबिट illegal money or tainted money being converted into white money or into legal way. जो मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के जो रास्ते हैं उनको रोकना. बिकॉज ब्लैक मनी अगर व्हाइट मनी में आसानी से कन्वर्ट हो गया तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वो सही नहीं होता है. तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव यही था. और ऐसा कुछ नहीं कि 2002 में इंडिया में आया तो पहली बार इंडिया में आया. वी ऑल आर अवेयर इंडिया में जो भी लॉ होता है वो यूएस और वर्ल्ड के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज यूके एंड यूरोप में ऑलरेडी आ चुके होते हैं. तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी कहीं ना कहीं यूएस और यूके के, हम कह सकते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर आपने सुना है FATF. इंडिया यूनाइटेड नेशंस की जैसे मेंबर है यूएन की, वैसे ही यूएन का एक बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी मेंबर है. और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने हर मेंबर को कहा है कि उनके देश में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कानून सख्त बनाना जरूरी है. उसी के मद्देनजर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया. हालांकि 2002 में एक्ट आया बट इस एक्ट का एनफोर्समेंट इंडिया में 2005 से शुरू हुआ. The act was enacted in 2002, but the enforcement started in 2005. और इस एक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि आज 2022 में अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं कहूँगा सबसे बड़ी उपलब्धि इस एक्ट से जो हमें इंडिया में मिला है वो है KYC, नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर. ये जो गाइडलाइंस थे ये इस कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ने लाया. इस पर्टिकुलर एक्ट में उन्होंने एक वर्ड पर बहुत फोकस किया, वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब जो भी पैसा इलीगल सोर्सेस से कमाया हुआ है, फिर वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, इलीगल आर्म्स एंड एमिशन हो, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स हो, वी कैन से स्मगलिंग हो, ये जितने भी इलीगल बिजनेसेस है, उन इलीगल बिजनेस से जो भी पैसा कमाया है वो पैसा, और उन पैसे कमाकर उन पैसों से जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर्टी, दोनों को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया. दोनों को क्या माना गया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. मतलब इलीगल मनी या इलीगल मनी से परचेस की हुई इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज, दोनों को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया. अगर आपने एग्जीक्यूटिव में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट EBCL में पढ़ा है तो उसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्टेजेस है वो स्टेजेस वहां पर दिए.
यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में यहाँ पर हमें सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर एडजुडिकेशन कैसे होगा, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ऑफेंसेस कैसे होंगे और पेनल्टीज क्या होंगे, उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो ये जो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने जो एग्जीक्यूटिव पढ़ा है उसका आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो हमें इस पूरे डिस्कशन में एक चीज याद रखना है कि क्या है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये वर्ड बहुत रेगुलरली आएगा। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में क्या आता है, इलीगल मनी, दैट इज ब्लैक मनी, या ब्लैक मनी से ऑप्टेन परचेस की हुई जो इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज है वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम में काउंट होगी। फिर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर एक बॉडी है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FIU इज द हेड जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वर्ल्ड में जो भी नए नए प्रिंसिपल्स कानून FATF अपनाने के लिए कहता है, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जो मेंबर डायरेक्टर्स वो इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो इंप्लीमेंट करते हैं बाय न्यू रूल और रेगुलेशन। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मेन बॉडी है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है FIU, और FIU के अंडर में RBI आता है, SEBI आता है एंड IRDA आता है, एंड ऑल ब्रोकिंग स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज एंड एवरीवन। मतलब मैं कहूँगा RBI के अंडर में सारे बैंक्स आएंगे, SEBI के अंडर में सारे स्टॉक मार्केट को लेकर जो भी इंटरमीडिएट्स वो आएंगे, और IRDA के अंदर सारे इंश्योरेंस कंपनीज और डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDA वो आएगा। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन तीनों को क्यों हेड कर रहा है, बिकॉज इन तीनों वेज में ही इंडिया में नहीं वर्ल्ड में किसी भी बिजनेस में ये तीन रास्ते यूज होते हैं। वन इज द बैंकिंग सेक्टर, सेकंड इज द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट्स, एंड थर्ड इज द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसलिए RBI, SEBI एंड IRDA इन तीनों को हेड FIU करता है। मतलब FIU क्या करता है, कोई भी नए पॉलिसी प्रिंसिपल्स मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लाने हैं तो वो प्रिंसिपल्स RBI को, SEBI को और IRDA को बोलेगा आप क्या करो, इसे फॉलो करो। फिर RBI उन प्रिंसिपल्स को FIU से लेकर बैंक्स को, कोऑपरेटिव सेक्टर जितने भी बैंक्स हैं, नेशनल बैंक, सबको पास ऑन करेगा, उनके लिए मैंडेटरी सर्कुलर जारी करेगा। इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का कानून इंप्लीमेंट होता है। तो जो मैंने कहा KYC नॉर्म्स जो बैंक्स के लिए मैंडेटरी है। आज अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हो तो आपका कंपलसरी KYC होता है। 2005 में ये कानून आया, तब से KYC इंप्लीमेंट। 2005 से पहले अगर मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करना था तो मैनेजर, अगर रिश्तेदार है, फोन कर दो अकाउंट ओपन करना है, मैनेजर फॉर्म भर देता था, वो वही साइन मारता था, फोटो भेजो नहीं भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद अकाउंट भी ओपन, ट्रांजैक्शन शुरू। तो इसमें हवाला ट्रांजैक्शंस काफ़ी होते थे, फेक और डुप्लीकेट अकाउंट्स काफ़ी खुलते थे। अब 2005 के बाद अगर मैनेजर के पापा को भी अकाउंट ओपन करना है तो भी मैनेजर को कंपलसरी पापा का बायोमेट्रिक्स, KYC नॉर्म्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सब कंपलसरी मैंडेटरी। बगैर KYC नॉर्म्स का अगर अकाउंट ओपन किया तो मैनेजर की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगी। इतना ये स्ट्रिंजेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये KYC नॉर्म्स सबसे बड़ी देन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया, मतलब पास हुआ, बट 2005 में इंप्लीमेंट क्यों हुआ? बिकॉज सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इंडिया में कौन कमाता है? पॉलिटिशियंस। तो हमारे यहाँ पर एक नियम ऐसा है, कोई भी लॉ जब पास होता है उसको 3 साल के अंदर एनफोर्स करना होता है। तो हमारे पॉलिटिशियन ने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया और उसको आखिरी के पल तक उन्होंने कोशिश की कि भैया वो एक्ट इंप्लीमेंट हो, उससे पहले जितना भी अपना ब्लैक मनी है वो वाइट हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझदार को इशारा काफी है। तो 2005 में ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। हाँ, बट 2005 के बाद से आप देखो, अगर इंडिया में जितने भी स्कैम्स, फ्रॉड्स जो डिटेक्ट हुए सादा 2005 के बाद बहुत लार्ज स्केल में हुए। सत्यम का स्कैम 2005 के बाद का है। सुरेश कलमाड़ी, जो पता है कि नहीं आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स पुणे के खासदार थे, मैं MP थे एक वक्त के कांग्रेस के, उनका जो स्कैम था वो 2005 के बाद हुआ। और बाकी तो आपके ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, रामलिंगम राजू सत्यम के, ये सिर्फ नाम ही काफी है। अब जयललिता तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एक जमाने में, जो भी शी इज नो मोर, बट तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही कार्रवाई हुई थी। और जब कार्रवाई हुई थी तो उनके घर में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 1500 की
हाँ 1500 चप्पल के और शूज़ ऐसे जूते के अलग अलग डिज़ाइंस के मिले, कुछ 50-1000 साड़ियाँ मिली जो उनको, हाँ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, और उन्होंने फिर उनको जब इंक्वायरी हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके भक्त लोगों ने, मतलब कार्यकर्ता लोगों ने उन्हें गिफ्ट दी है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो अथॉरिटीज है एफआईयू के जो अथॉरिटीज है उनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स ने एफआईयू के अथॉरिटीज को डायरेक्टर्स कहते हैं। तो इन डायरेक्टर्स को जब भी शक हो किसी व्यक्ति ने, अभिनंदन जैसे किसी व्यक्ति ने अगर इलीगल सोर्सेस से, इलीगल वेज में अगर उसने क्या किया है, पैसा कमाया है, प्रॉपर्टी खरीदी है, उन्हें अगर शक हुआ तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को नोटिस सेंड कर कर पहले उसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर देते। प्रोविजनल अटैचमेंट, प्रोविजनल, और वो प्रोविजनल अटैचमेंट 180 दिन तक चलता है। हाँ, बट जब प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए वो गए, अभिनंदन ने उसके अगेंस्ट तुरंत हाई कोर्ट में गया कि माय लॉर्ड ये गलत है, मुझे फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट में अगर मैटर पेंडिंग है तो हाई कोर्ट उस अटैचमेंट पर टेम्परेरी स्टे लाता है, स्टे। तो जितने दिन वो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है 180 डेज उसमें काउंट होगा नहीं। हाई कोर्ट ने 3 महीने बाद कहा नहीं अटैचमेंट सही है, तो हाई कोर्ट का स्टे उठने के बाद भी अगले 30 डेज तक, अगले 30 डेज तक वो 180 डेज में काउंट नहीं होगा। तो उस 30 डेज के बाद आगे 180 डेज तक वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अब ये 180 डेज क्यों? तो वो जो डायरेक्टर्स है वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे प्रोविजनली, प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत, और उसकी जानकारी प्रोविजनल अटैचमेंट की है और अभिनंदन का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अपना रिपोर्ट के साथ वो एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड कर देते। अब एफआईयू के डायरेक्टर्स प्रोविजनल अटैचमेंट कर कर ये किसके पास फॉरवर्ड कर रहे हैं? एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी। एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर उस केस में अपने पास एप्लीकेशन आने के बाद वो फिर अभिनंदन को शो कॉज नोटिस देकर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देते। दोनों की बात सुनते हैं, अथॉरिटीज की भी बात सुनते हैं, अभिनंदन की बात सुनते हैं, और उन्हें अगर लगा कि नहीं ये प्रोविजनल अटैचमेंट गलत है तो प्रॉपर्टी को इमीडिएटली फोर्थविथ रिलीज करने के लिए कहते हैं। एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से अगर आप खुश नहीं हो तो मैटर स्पेशल कोर्ट में जाता है। कहां पर? स्पेशल कोर्ट भी उस प्रोविजनल अटैचमेंट को रिलीज करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। जो एडजिंग अथॉरिटी करता है वही स्पेशल कोर्ट। अगर उन्हें लगा नहीं अटैचमेंट सही है, अटैचमेंट सही है, तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट को के तहत कहते हैं अटैचमेंट सही है। अब वो जो प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था, अब प्रोविजनल अटैचमेंट क्या बन जाएगा? फाइनल ऑर्डर बन जाएगा, और जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जाएगी। अब क्या की? कॉन्फिस्केट की, अभी तो अटैच थी ना, अब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जाएगी। कॉन्फिस्केट जो एफआईयू के डायरेक्टर्स है वो एड जुडिंग अथॉरिटी के ऑर्डर पर प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे। प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई मतलब वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? ये प्रूव हो गया कि वो प्रॉपर्टी इलीगल मनी से ही ऑब्टेन की ही। प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ गया मतलब अटैचमेंट सही है और वो प्रॉपर्टी इलीगल सोर्सेज से ऑब्टेन की है, फिक्स्ड है। प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई मतलब वो प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट की हो गई। बट कई बार ये जब मामला चल रहा होता है, वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है, मान लो उसकी डेथ हो गई, ही डाइड, तो ऐसे केस में भी वो इन्वेस्टिगेशन रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी। हाँ, उसके जो लीगल एयर्स है, उस व्यक्ति के जो लीगल एयर्स है, उनका उस प्रॉपर्टी के अंदर का जो भी इंटरेस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी अगर वो इलीगल सोर्सेज से आया है तो क्या होगा? कॉन्फिस्केट होगा सब कुछ। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है, मान लो अभिनंदन पे इल्जाम लगा है कि उसने एक 10 एकड़ की लैंड जो खरीदी थी अपने भाई के साथ मिलकर, उसमें अभिनंदन का पैसा इलीगल मनी से, भाई का पैसा लीगल वे से। 10 एकड़ की लैंड थी, अभिनंदन ने वो पैसा इलीगल सोर्सेज से ऑब्टेन करके वो खरीदी है। अब भाई और अभिनंदन दोनों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी खरीदी है, बट क्योंकि अभिनंदन का इलीगल सोर्स आ गया तो भाई की भी वो प्रॉपर्टी 10 एकड़ क्या हो गई? अटैच हो गई। समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें कहीं ना कहीं हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन होता है। मतलब अगर एक व्यक्ति की वो इलीगल सोर्स माना गया तो दूसरे का भी इलीगल सोर्स ही माना जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके भाई पर होगा। अगर वो कोर्ट में साबित कर दे माय लॉर्ड उसका क्या, मुझे पता नहीं, मेरा लीगल सोर्स है, तो उस केस में
कॉन्फिस्केट की हुई प्रॉपर्टी में उसके भाई का जितना हिस्सा है उतना कोर्ट उसे वापस रिस्टोर बैक करने के लिए ऑर्डर जारी करेगा. बट नेचुरल है, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट इसलिए हुई थी कि वो इलीगल सोर्सेज से ऑब्टेन की है. बट अगर कोई क्लेमेंट अपना इंटरेस्ट, लेजिटिमेट इंटरेस्ट, मतलब लीगल इंटरेस्ट साबित कर दे कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ, आप कह रहे हो कि पूरी 10 एकड़ इलीगल मनी से खरीदी, बट मेरे पास पूरा सबूत है कि मैंने जो पैसे दिया था वो लीगल वे है, और उसने प्रूव किया, तो उसका जितना भी पैसा का प्रॉपर्टी का शेयर है उतना उसको रिस्टोर बैक किया जाएगा. नेचुरल है. ये यहाँ पर एडजुडिकेशन ऑफेंसेस. और फिर अगर उस पर्टिकुलर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो एडजुडिंग अथॉरिटीज का ऑर्डर अगर नहीं माना, कॉन्फिस्केशन नहीं करने दिया, तो क्या पेनल्टी होगी वो हम देखेंगे. पहले यहाँ तक जाते, उससे पहले मैं बता रहा हूँ एडजुडिकेशन के पहले क्या होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट. अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड क्या देखा हमने, कॉन्फिस्केशन. बट अटैचमेंट से पहले एक होता है सर्वे. क्या होता है, सर्वे. मतलब जैसे इनकम टैक्स में भी आपने देखा होगा, पहले सर्वे होता है, सर्च सीजर है ना, उसके बाद अटैचमेंट. तो उन्होंने क्या किया है इस चैप्टर में, उन्होंने अटैचमेंट, उसके बाद एडजुडिकेशन, उसके बाद कॉन्फिस्केशन पहले बता दिया, और उसके बाद उन्होंने सर्वे, सर्च और सीजर एक्सप्लेन किया. हालांकि सर्वे, सर्च एंड सीजर पहले होना चाहिए, बट ये आपको दिमाग में रखना है कि जनरली पहले सर्वे होगा, फिर सर्च एंड सीजर होगा जरूरत पड़ने पर, सर्च सीजर के बाद अटैचमेंट, फिर एडजुडिकेशन एंड फिर कॉन्फिस्केशन. आप चाहो तो क्या करो, आपके नोट्स में वहां पर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वो जो राइट हैंड साइड में जगह है ना, वहां पर आप लिख सकते हो, ऊपर सेक्शन 5 के उधर जगह है ना, आपके नॉलेज के लिए कि भाई किस तरह से प्रोसेस होता है. तो आप वहां पे लिख सकते हो, पहले सर्वे होगा, सर्वे के बाद सर्च एंड सीजर, उसके बाद प्रोविजनल अटैचमेंट. सर्च एंड सीजर के बाद लिखो प्रोविजनल अटैचमेंट. लिखा. देन उसके नीचे लिखो प्रोविजनल अटैचमेंट के उधर लिखो बाय, प्रोविजनल अटैचमेंट बाय डायरेक्टर्स. प्रोविजनल अटैचमेंट कौन करेगा, डायरेक्टर. तो एक साथ पूरा क्लियर करते हैं ना, उसके बाद पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लगेगा. बाय डायरेक्टर्स, उसके ब्रैकेट में लिखो अप टू 180 डेज. लिखा. फिर उसके नीचे सिंगल एरो करके होगा अटैचमेंट. प्रोविजनल अटैचमेंट के बाद अटैचमेंट होगा ना, अटैचमेंट बाय एए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. क्लियर है. और फिर अटैचमेंट के बाद नीचे सिंगल एरो करके कॉन्फिस्केशन. डैश ऑर्डर बाय स्पेशल कोर्ट. तो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कौन देगा, स्पेशल कोर्ट. ओके, सीक्वेंस सबको समझा. लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल है, इट विल नॉट टेक मच टाइम, बट हाँ फोकस करो. कुछ चीजें बाद में मैं एक्स्ट्रा एंड में आपको लिख के दूंगा, पहले यहाँ पे जो नोट्स में दिए वो देखते हैं. मैं अगेन कह रहा हूँ, मानो तो आरसीडी इजी है, मानो तो डिफिकल्ट है. इजी कब है, जब आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मुझे पता है, वो मॉड्यूल पढ़ते 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 रटा करते करते, बट उन्हें ये थॉट प्रोसेस नहीं लगाते कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो हम हर चैप्टर के बाद जो एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उस वक्त आपका ध्यान होना, आपका फोकस होना बहुत जरूरी है. बिकॉज आप घर में पढ़ाई करते हो तो ये आपका बेस है. और मैं सिर्फ आर से लिखने नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप चीजें दिमाग में फिट कर लेना. हर सब्जेक्ट में कोई भी एक चैप्टर पर्टिकुलर जब आपका घर में पढ़ाई हो, कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो आपका फर्ज बनता है पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके 9 के 9 सब्जेक्ट्स है तीनों मॉडल के, उनके जून 2019 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू सिलेबस. जून 2019. तो जून 2019 से लेके अभी तक के हर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर्स का सेट आपके पास रेडी होना चाहिए.
रेडी होना चाहिए। और मैं बोलूँ बहुत सिंपल टेक्निक है, मतलब मुझे आपको बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, बहुत बड़ी प्लानिंग पढ़ाई करने के लिए ऐसा करो वैसा करो कुछ भी जरूरत नहीं। सर ने कहा बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुरंत नहीं देखने का। एक चैप्टर कंप्लीट हो, मेरी ध्यान स्ट्रैटेजी क्या है, मान लो मैंने आरसीडी का 3 चैप्टर पहले लिंक्ड है, मैंने पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मैंने 3 चैप्टर्स के पास एग्जाम के क्वेश्चन नहीं देखने हैं, उसके बाद मैंने पहले 4th चैप्टर कंप्लीट करना है। कौन सा? 4th कंप्लीट हो गया तो पहले 3 चैप्टर के पढ़ाई में गैप हो गया, अब उसके बाद पहले 3 चैप्टर के क्वेश्चन देखने के। मैंने क्या कहा समझ आया? गैप होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी पढ़ाई के बीच में थोड़ा गैप होता है ना। जब पहले 3 चैप्टर की पढ़ाई हो गई, उसके बाद जब आपने 4th चैप्टर कंप्लीट किया सीक्वेंस में, और उसके बाद अब आपको चेक करना है तो 4th चैप्टर के क्वेश्चन देखने हैं, पहले 3 चैप्टर के क्वेश्चन आपको कितने आ रहे हैं वो देखने हैं। फिर उसमें 5 साढ़े 5 उसमें हो सकता है 10 में से आपको 4 क्वेश्चन आए, 6 ना आए, तो जो 6 नहीं आए उनको स्टार मार्क कर दो, और वो जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ के सेक्शन के प्रोविजन के उसको पढ़ाई जो नोट्स है वहां पे हाईलाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। फिर जब आपका 5th चैप्टर कंप्लीट होगा तब 4th चैप्टर के क्वेश्चन देखने हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती, पहले 3 हो गए तुरंत देखते, अरे आ रहा है, सब आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस, एग्जाम में फुस, सर एग्जाम में आता ही नहीं। क्यों? बिकॉज एग्जाम में ऐसा होता है कि आप सारे चैप्टर्स तुरंत एक साथ पढ़ के नहीं जाते हो, गैप होता है ना कई बार, तो वो गैप की आदत डालनी चाहिए। जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, वो प्रोसेस अगर आपने घर में पढ़ाई करते वक्त फॉलो किया, लिख के लो, किसी भी सब्जेक्ट में 60 मतलब 50 प्लस स्कोर करना, और अच्छे सब्जेक्ट है तो 60 प्लस स्कोर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, ऐसे बहुत रॉकेट साइंस बताने की जरूरत नहीं आपको। फिर भी मैं आपको पढ़ाई का प्लानिंग दूंगा, डोंट वरी, बैच एंड होने के दिन, अभी नहीं, अभी दे देते। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या दिया, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 5। अटैचमेंट भली कहा है, ये अटैचमेंट कौन सा है? प्रोविजनल अटैचमेंट है, तो आप लिख सकते हो प्रोविजनल। क्या लिखा है वहां पर? वेयर द डायरेक्टर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज इन पोसेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या सबको पता है, and such process of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner, he may by order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days from the date of order. The director shall immediately after attachment forward a copy of the order along with material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority. इन पूरे रामायण का हम सिर्फ 2 लाइन में याद रख सकते हैं। डायरेक्टर्स अगर उनके पास सफिशिएंट रीजन है तो किसी भी प्रॉपर्टी को जो प्रोसेस ऑफ क्राइम के तहत लगती है उन्हें उसका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं, और उस अटैचमेंट की करने के बाद उसकी ऑर्डर की कॉपी ए के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट्स इट। एक बार आपने इसको इंग्लिश में पढ़ लिया, घर में आपने इसको थ्योरी हिंदी में दिमाग में ले लिया, एग्जाम में आप लिख सकते हो। ये टेक्निकल स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते, उसको कन्वर्ट करो अपनी ओन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। अरे ये ऐसा है लॉजिक, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया पूरा प्रोसेस, अब आपको आसान लगेगा ये हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कंपोजिशन पावर्स एटसेट्रा। सेक्शन 6, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एन एए। एए शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। अब ए का यहाँ पे जन्म हो रहा है, जन्म, ए का जन्म हो रहा है, बोलना कंपोजिशन मतलब क्या, ए का जन्म, ए में 3 लोग होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर्स होंगे, मेंबर्स के पास अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लीगल, जस्टिस, जैसे आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह देखते हो वैसे दिया। ए शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स, ईच मेंबर शैल बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज और हैज बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस एंड हैज हेल्ड अ पोस्ट इन grade 1 of that service. The chairperson and every member shall hold office as such for a term of 5 years from the date he enters upon his office and shall hold till the age of 65 years. पढ़ के अच्छा लगा? सेक्शन 6 में सिर्फ इतना समझता है, ए में 3 लोग हैं, बाकी सब मोह माया है। और वो 3 लोग जो होते हैं 5 साल तक होते अप टू टिल द एज ऑफ 65 years। बढ़ते आगे सेक्शन 8, अब ए का काम कर रहे हैं, जन्म हो गया ना, अब काम करना है। ए क्या कर रहा है? एडजुडिकेशन। ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट द ए में सर्व अ नोटिस of not less than 30 days on such person calling upon him to indicate the source of his income.
earning or assets out of which or by means of which he has acquired the property attached. The A shall, after considering the reply, hearing the aggrieved person and the director, पता है ना, and the director, taking into account all relevant materials, decide by an order whether the property is involved in money laundering. पहला कॉलम अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, इफ लिखो, इफ प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व. अगर उनका फैसला था इफ लिखो उधर, इफ प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व, तो क्या होगा? कंफर्म द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. Thereafter the director shall forthwith, मतलब immediately take possession of the property. On conclusion of trial of the offence, if the special court also confirms, the property stands confiscated to the sender. Property is not involved. The A or special court by order in writing asks the director to release the property. जो provisional attachment था वो अब attachment ना होते हुए release हो जाएगा. कुछ rocket science है. आगे, where the trial under this act cannot be conducted by reason of the death of the accused or the accused being declared a proclaimed offender, Vijay Mallya. भाग्य है. Special court shall, on an application moved by the director, pass appropriate orders regarding confiscation or release of the property. मतलब special court उस केस में ex parte वो फैसला पास कर देगा. Where a property stands confiscated to the central government, the special court may also direct the central government, underline, to restore such confiscated property or part thereof of a claimant with a legitimate interest in the property who may have suffered a quantifiable loss. जिसको समझा ठीक, जिसको नहीं समझा पोगो देखो. मैंने जो एग्जांपल अभी शुरू में जो बताया था अभिनंदन के भाई, क्लियर है ना? Vesting of property in central government, where an order of confiscation has been made in respect of any property of a person, all the rights and title in such property shall vest absolutely in the central government, free from all encumbrances. भैया कॉन्फिस्केशन होने पर उसके ऊपर का किसी और व्यक्ति का जो भी राइट होगा सब निकल जाता है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वाहा. इधर लिखने का स्वाहा मतलब घर में पढ़ते उसको कुछ हाँ चढ़ावा उनकी हुंडी में डाल दिया, हुंडी में गया वहां स्वाहा, कोई इनकम्बरेंस नहीं होता है. आगे, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड अंडर दिस प्रॉपर्टी चैप्टर. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी थोड़ी ध्यान रखेंगे उधर गेट सिक्योरिटी पे रखेंगे, तो उधर उन्होंने क्या दिया है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल अपॉइंट एज मेनी ऑफ इट ऑफिसर्स एज दे थिंक फिट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर. The administrator appointed shall receive and manage the property and take measures as the central government may direct to dispose of the property. भाई ये सारी मशक्कत मैनेजमेंट करना है, उसको बेच के अच्छा पैसा लेना है, फिर वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जाता है, भूलो मत. कुछ तुमको पता ना, इन्वेस्टर इक्विटी प्रोटेक्शन फंड, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया. क्लियर है? अभी तक कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? लगेगा भी नहीं, ध्यान दो सिर्फ. Power of adjudicating authority, same powers as are vested in civil court. Oh law, civil court की क्या powers होते रे? Power to issue summons, very good. भापो, भापो पता है? भापो नहीं पता? कमाल हो गया यार, आपको भापो नहीं पता? भापो मतलब भावना पोस लिया. भापो नाही पता? त्यांना भापो नाही माहित. येडी लोक आहेत. पौर्णिमा भापो नाही माहितीला. भापो मराठी माणूस जब भी किसी महफिल में बैठते हैं और एक दूसरे की खींच रहे होते तो बोलते हैं रहने दे भापो, भावना पोस ले, तेरे फीलिंग्स मुझ तक पहुंच गए, मुझे समझ में आ गया तुझे जो बोला है, बहुत बोलने की जरूरत नहीं. कुछ लोग होते हैं ना दो दोस्त, उनको सिर्फ नजरों से समझ में आ जाता है. मतलब उनको जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, कई बार आप देखो मतलब अगर वो साथ में बैठे और कुछ जोक हुआ लेक्चर में क्लास में, बाकी लोग बताएंगे यार क्या हुआ क्या हुआ, इनको बोलने की जरूरत, दोनों हंसना शुरू, फिर लोग बोलते क्या हुआ, नहीं नहीं तेरे को नहीं पता, जान दे. तेरे साथ होता है ऐसा? प्रथमेश उधर, तू इधर. पावर ऑफ सर्वे, पहले सर्वे बाद में आया ना, एडजुडिकेशन हो गया ना, सर्वे. वेर एन अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पर्सन, मटेरियल मतलब इंफॉर्मेशन है,
has reason to believe that an offense under section 3, मतलब क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन, हैज बीन कमिटेड, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ही मे एंटर एनी प्लेस, he may enter any place within the limits of the area assigned to him, or in respect of which he is authorized for the purpose of this section by such other authority who is assigned the area within which such place is situated. Afford him the necessary facility to inspect such records as he may require and which may be available at such place. Afford him the necessary facility to check or verify the process of crime or any transaction relating to process of crime which may be found therein, and furnish such information as he may require as to any matter which may be useful for or relevant to any proceedings under this act. In short, जब वो जाता है सर्वे के लिए, आप देखो इनकम टैक्स का सर्वे हो, जीएसटी का हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, किसी भी एक्ट के तहत सर्वे हो, सर्वे में जाने वाला जो ऑफिसर अथॉरिटी होगा वो जैसे जाएगा बोलेगा सर्वे, हमारा सर्वे, पेपर वगैरह देगा, उधर बताया बैठो साहब के लिए चाय नाश्ता लाओ, क्या खाना है क्या नहीं. सर्वे में उनका देखभाल रखा जाता है ना, बिकॉज सर्वे का जो रिपोर्ट होगा उसके ऊपर ही आगे, हाँ, तो इसलिए सर्वे करने वाले जो ऑफिसर होते हैं ना, उनका रोल बड़ा अहम होता है. इसलिए सर्वे करने वाले जो ऑफिसर है उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, असिस्ट करना, हेल्प करना, ये उनका ड्यूटी है. पावर्स ऑफ सर्वे में उसके पास, उन्होंने देखोगे पावर्स में वो इंस्पेक्ट कर सकता है, फिर उन्होंने दिया ही में एंटर दिया ना, एंटर एनी प्लेस, करेक्ट, इंस्पेक्ट records, check or verify the proceeds of crime or transaction related to process of crime, ask for any information relevant to the proceedings. तो उसके पास ये powers है ना सर्वे में, he may enter any place within the limits of area assigned to him. Any place मतलब जो उसके एरिया में आता है वही. पावर्स ऑफ सर्वे में क्या पावर आएगा, उसके इंफॉर्मेशन जो मटेरियल इन इस पोजीशन है उसके बेसिस पर वो किसी भी प्लेस जो उसके एरिया में आता है वहां पर एंटर कर सकता है, वहां पे किसी भी रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वहां पर किसी भी प्रोसेस ऑफ क्राइम को लेकर उसका वेरिफिकेशन कर सकता है, उसके ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो कोई और इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे, forward a copy of the reasons so recorded in writing along with the material in its possession to the AA. To the AA. An authority acting under this section may place marks of the identification of the records inspected by him and make or cause to be made extract or copies thereof. To place marks of identification. Make an inventory of any property checked or verified. पता चला कुछ गायब हो गई तो उसका record maintain inventory. And record the statement of any person present in the place which may be useful for or relevant to any proceeding under this act. समझ रहे हैं सबको? Oh, what do we understand? What do we understand from this? Adjudicating authority के पास दो ways में, दो रास्तों से क्या, दो रास्तों से क्या होगा, सेक्शन 16 को एंड ऊपर का हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था, सेक्शन कौन सा, 5, दोनों को लिंक करके क्या मुझे बोलेगा क्या है वो, तो जो मैंने कह रहा सर्वे की सबसे अटैचमेंट, सर्वे ना उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस का, रिकॉर्ड्स का, बुक्स का, आइडेंटिफिकेशन मार्क का, सबका सर्वे होगा. अटैचमेंट प्रॉपर्टी का हो रहा है. तो सर्वे होने के बाद, सुनो मेरी बात, सर्वे होने के बाद सर्वे का जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के बेसिस पर फर्दर अटैचमेंट का डिसीजन होगा. मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? इसलिए आप देखो, प्रिजम्पशंस एज टू रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, सच रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग टू सच पर्सन, मतलब उस व्यक्ति के प्रीमाइसेस में जब उस एरिया में सर्वे हुआ जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं वो माने जाएंगे उसी व्यक्ति के. और उस रिकॉर्ड के कई लोग बोलते हैं चिट्ठी होती, कच्ची चिट्ठी होती, तो वो जो चिट्ठी मिली है उस चिट्ठी की जो सारी जानकारी रिकॉर्ड्स है उसको सच माना जाएगा.
रिकॉर्ड स्टैम्प्ड एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड माने जाएंगे, मतलब वो लीगली वैलिड माने जाएंगे। लीगली वैलिड इन द सेंस उसके खिलाफ उसको अटैचमेंट हो सकता है। एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस, उसको एविडेंस पे एडमिट कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते वो पेपर पे है सिर्फ। कई बार आप देखो, अगर आपने कभी सुना है कि सर्वे हुआ है और एक व्यक्ति के पास सर्वे हुआ, उसका सर्वे होते हैं उसके यहाँ पे कुछ चिट्ठियां मिली, किसी और व्यक्ति के नाम मिले, उसके यहाँ पे भी सर्वे हुआ, कभी सुना है आपने? ऐसा होता है, मैक्सिमम ऐसे होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऑफिसर एक एसएससी के पास रेड करने गया, उस एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करते वक्त, रेड करते वक्त सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड्स में उस जितने भी पर्सन्स के नाम निकले चिट्ठी निकले उनके यहाँ पे भी एक साथ रेड हो गया। बिकॉज हमने पढ़ा है ना सेक्शन 219 रिलेटेड पार्टीज, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तो इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है वैसा, यहाँ पे भी होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। बट नेचुरल, बिकॉज अगर आपको उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जड़ तक जाना है तो आपको उससे जुड़े हुए हर तार को रिकॉर्ड और उसका इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो इसलिए यहां पर दिया है कि जब भी आप उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में, जगह में, प्लेस में एंटर करोगे जहां पर आपको सर्वे करना है, वहां पर मिली हुई हर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को आप उस व्यक्ति का मानोगे, उस रिकॉर्ड की जानकारी जो दी है वहां पर उसके अंदर की जानकारी उसको सच मानोगे, उस रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड एग्जीक्यूटेड हुआ है ऐसा मानोगे, और उसको एविडेंस में आप एडमिट भी कर सकते हो। और फिर मैंने जो कहा था आपको इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन, दो लोगों का, देखो आगे क्या दिया, प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड, अभिनंदन उसका भाई, सुनो, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या मानेगा, अभिनंदन को पकड़ा है तो उसके भाई का भी क्या है, इलीगल मनी के थ्रू है ऐसा मानेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, अभिनंदन पर, क्या करे उसके भाई पर ना, इसका तो प्रोसेस ऑफ क्राइम ही है, अभिनंदन के भाई पर होगा। यस और नो? क्या दिया, वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स टू और मोर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस एंड वन और मोर सच ट्रांजैक्शन इज और आर प्रूव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, अभिनंदन का मनी लॉन्ड्रिंग में प्रूव हो गया है। Then for the purpose of adjudication or confiscation, A or the special court be presumed that the remaining transaction form part of such interconnected transaction. 10 की 10 एकड़ गई अटैचमेंट में। फिर भाई आगे बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 24, in any proceeding relating to process of crime under this act, in case of a person charged with the offense of money laundering under section 3, authority or court shall, unless the contrary is proved, प्रिज्यूम दैट प्रोसेस ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो कॉन्ट्री कौन प्रूव करेगा, उसका भाई, ये तो प्रूव कर ही सकता है, इसका तो मनी लॉन्ड्रिंग ही है। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन है भाई, ये एई के फैसले के खिलाफ हम पहले एटी में जाते और एटी के बाद स्पेशल कोर्ट, सॉरी मिस्टेक, ए के फैसले के बाद एटी में जाते, स्पेशल कोर्ट में हम अपील नहीं कर सकते, स्पेशल कोर्ट ट्रायल करता है। क्या करता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर आप मुझे हायरार्की पूछोगे तो आएगा डायरेक्टर्स, प्रोविजनल अटैचमेंट, फिर आएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अटैचमेंट, फिर आएगा स्पेशल फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद आएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, और ये हुआ सब, और कॉन्फिस्केशन का ट्रायल आएगा स्पेशल कोर्ट में। तो स्पेशल कोर्ट सिर्फ गिल्टी प्रूव होने के बाद उस पर क्या सजा देनी है वो ट्रायल सिर्फ स्पेशल कोर्ट में चलेगा। मतलब जब तक एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी या पैसा प्रोसेस ऑफ क्राइम कहते हुए डिक्लेयर नहीं होता है तब तक स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चलेगा नहीं। ए ने कह दिया प्रोसेस ऑफ क्राइम है, वो ए के खिलाफ किधर गया, अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कह दिया प्रोसेस ऑफ क्राइम है, तो अब स्पेशल कोर्ट में चलेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल बोल दिया नहीं नहीं प्रोसेस ऑफ क्राइम नहीं है, उसको छोड़ दो, तो स्पेशल कोर्ट में ट्रायल होगा नहीं। क्लियर है? अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल सेम एज फेमा, फेमा within 45 days from the order of the adjudicating authority you can go in appeal। वो लिख रही है वहां पे, लिखने की क्या जरूरत है, दिया ना सेम एज फेमा, विद इन 45 days। फिर नहीं हुआ, सफिशिएंट कॉज हो तो एडिशनल 45 days। अपीलेट ट्रिब्यूनल को 6 महीने में उसको डिस्पोज करना है। कल पढ़ा था ना, याद रखना चाहिए, हर चीज लिखनी नहीं है। नंदिनी, तेरे को नहीं, नंदिनी को, तेरे तो प्रोसेस ऑफ क्राइम है। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल क्लियर है ना, सेम एज फेमा। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अपीलेट, बाप रे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सारे सिविल कोर्ट के पावर्स है, सीपीसी के। जो एफआईयू के डायरेक्टर मेंबर्स है
वो पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे? सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन। जो बोलते सर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत है क्या? इसके आगे इसको चाहिए बाद में मिलो। स्पेशल कोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, 43 एंड 44 इंपॉर्टेंट। क्या है, हमने ऑलरेडी ये कहां पे पढ़ा पता है क्या मनाली? SFIO में। SFIO में जो भी SFI के तहत पढ़ा था, जो भी व्यक्ति फ्रॉड के लिए जिम्मेदार होगा उसका ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा एंड नॉन बेलेबल होगा। ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट बेल चाहिए तो उसके खुद के बॉन्ड पे होगा। अगर बेल चाहिए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए। स्पेशल कोर्ट को लगना चाहिए वो व्यक्ति गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं है और फिर से ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करेगा, उस केस में उसको बेल मिलेगा। बेल सिक पर्सन, इनफर्म पर्सन, चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज और वुमन, इन 4 लोगों को डायरेक्टली मिलेगा। मुतातिस मुतंदिस सेम थिंग यहाँ पे पढ़ते हैं। स्पेशल कोर्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट shall for the trial of offense punishable under section 4 by notification designate one or more court of sessions as special court। उसका जन्म हो गया स्पेशल कोर्ट का। अब आगे, offense is trialable by special courts। An offense punishable under section 4 and any scheduled offense connected to the offense under that section shall be triable by special court। A special court may upon a complaint made by an authority authorized in this behalf under this act take cognizance of offense। special court खुद ब खुद नहीं लेता है, उनके पास कंप्लेंट होना चाहिए, that is the meaning of it। If the court other than special court, if the court is other than special court, it shall file complaint under this act, commit the case related to the scheduled offense to the special court। A special court shall hold trial in accordance with the provisions of CRPC। मतलब वो क्रिमिनल माना जाएगा, मेंस रिया माना जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ तो अक्यूज पर है ना, ऐसा माना जाएगा वो इलीगल मनी है, मेंस रिया माना जाएगा ना। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड important same as SFIO plus bail grant to person who is under the age of 16 years, woman, sick or infirm or is accused either on his own or along with the other co-accused of malording a sum of not less than 1 crore rupees may be released on bail if special court so direct। ये पॉइंट आपको भूलना नहीं, ये थोड़ा अलग है ना यहाँ पे ऐड। हाँ वो न्यूली ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये पॉइंट, पहले ये पॉइंट नहीं था, पहले जैसे ऐसे वगैरह तो वैसे तभी ये न्यूली ऐड हुआ है। मतलब बेल क्या दिया उन्होंने, अक्यूज्ड आइदर ऑन हिज ओन और अलोंग विद अदर को अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग अ सम ऑफ लेस देन 1 crore रुपीज मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब बेल 1 करोड़ के नीचे का अगर अक्यूज्ड है तो बेल मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 16 ईयर्स हुआ, वुमन हुआ, सिक हुआ, इन्फर्म हुआ, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 5वां अक्यूज्ड। 1 करोड़ से कम का अगर मर्डरिंग है तो भी उसको बेल मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले SFIO में जैसे 4 पॉइंट थे बेल के वैसे ही थे। क्योंकि अब मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, अभिनंदन 70 लाख का किया ना उसने, तो ना ही वो 16 ईयर्स के कम है, ना ही वो वुमन है, ना ही वो सिक और इन्फर्म है, और उसको बेल चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे फंसाया गया है, प्लीज मुझे बेल दो, मैं अक्यूज हूं, अभी तक मैं गुनहगार साबित नहीं हुआ हूं, कन्विक्ट नहीं हुआ हूं। तो बेल के लिए अगर वो 1 करोड़ से कम का अमाउंट है तो बेल दे सकते हैं। पनिशमेंट फॉर वेक्शियस सर्च, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आने से कुछ लोगों को अच्छा लगता है। वेक्शियस मतलब फॉल्स सर्च। कुछ ऑफिसर होते हैं ना, करूँ क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस तेरे पे, डालू क्या अंदर तेरे को, बोलता कर क्या करना, मेरा सब लीगल मनी है, देख तेरे को दिखा था, आया ऑफिसर, किया इन्वेस्टिगेट किया, फॉल्स केस, इलीगल मनी, तुमने साबित किया सब लीगल सोर्स। अब उस ऑफिसर जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा कोर्ट, उसके खिलाफ कार्रवाई, और उसको कार्रवाई मतलब क्या, 2 साल तक की जेल है, फाइन है 50 या बोथ, बट कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल है। क्या दिया पढ़ो, एनी अथॉरिटी और ऑफिसर exercising powers under this act or rules made thereunder who without reasons recorded in writing, बगैर मुंह में आया बग दिया तो without reasons recorded in writing searches or causes to be searched any building or place or detains or searches or arrest any person shall for every such offense be liable on conviction of imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine which may extend to 50,000 or both। उस वेक्शियस में ये इंपॉर्टेंट, बाकी सब मोह माया है। वेक्शियस मतलब क्या, फेक, फॉल्स सर्च, तो उसके अंदर ऑफिसर पर 2 साल तक की जेल, फाइन 50 का या बोथ। ये आपको याद रखना है फाइन वाला पॉइंट। 62 में 3 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो नहीं कभी कभी।
पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, ये ना अभिनंदन क्या दिया, एनी पर्सन विलफुली एंड मैलिशियसली, मतलब जानबूझकर विद अ रॉन्ग मोटिव गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की या फाइन 50,000, ये बोथ ऑफिसर जितना ही सेम है. इफ एनी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ refuses to answer any question, refuses to sign any statement, to whom a summons is issued under section 50, either to attend to give evidence or produce books of account, other documents at a certain place and time, omits to attend or produce books of accounts, he shall by way of penalty pay by way of penalty a sum not less than 500 rupees but which may extend to 10,000 rupees for each day of default of failure. 500 रुपए हर दिन के लिए, मैक्सिमम 10,000 रुपए. क्यों? स्टेटमेंट साइन नहीं किया, जानकारी नहीं दी, अपेयर नहीं हुआ, 10,000 तक का फाइन है, 500 रुपीज फॉर ईच डे. बिफोर दिस ऑर्डर गिव, ओबीएच मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड. इफ अ पर्सन हु इंटेंशनली डिसोबेज एनी डायरेक्शन shall also be proceeded against under section 174 of IPC. Cognizance of offense, अच्छा IPC क्यों आया, बिकॉज CRPC के तहत है, तो CRPC में IPC आता है. Cognizance of offense, no court shall take cognizance of any offense under section 62 or 63 except with the previous sanction of, मतलब किसी भी ऑफिसर को इस तरह से वेक्शियस सर्च के लिए 62 में या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन में किसी पर्सन को अगर क्या करना है, सजा सुनाना है, तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है. Central government shall by an order either give sanction or refuse to give sanction within 90 days of the receipt of request in this behalf. It depends, central government sanction देते कि नहीं देते, ऑफिसर ने मैनेज कर लिया, no sanction. Corporate frauds included as scheduled offense under Money Laundering Act, ये important है again. क्या दिया? Corporate frauds, सत्यम वाला फ्रॉड, विजय मल्ल्या वाला फ्रॉड, ये DHFL वाला फ्रॉड, सहारा वाला फ्रॉड जो हमने डिस्कस किया. सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज इंक्लूडेड एज शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉर एक्शन बाय ED. Corporates may claim a defense if it can be proven that adequate procedures were in place to prevent persons associated with it from undertaking anything which may be an offense under Prevention of Corruption Act. But ये मैंने इसीलिए लिख कर दिया यहाँ पर बिकॉज अक्सर ये आता है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग का तहत जो ऑफेंस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस, उसको शेड्यूल्ड ऑफेंस कहते हैं. जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है ना, वो पहले 3 पार्ट्स में आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे ऑफेंस आते थे. बट वो शेड्यूल्ड ऑफेंस की लिस्ट होती है, लिस्ट. कंपनीज एक्ट के तहत अगर फ्रॉड होता है तो उस व्यक्ति मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी को खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. आपको केस स्टडी आ गया कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, तो आपको कहना है कॉर्पोरेट फ्रॉड्स आर इंक्लूडेड एज शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई हो सकती है. समझे क्या? Oh my God. Oh my God. Chapter's over. मजाक. देखो एक बार जो पढ़ा है, कुछ समझा है नहीं समझा है पूछ लो. अगला बहुत ज्यादा पढ़ लिया रे हमने, 2-3-4 पेजेस हो गए इतने जल्दी. कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. देख लो एक बार. क्या बोल रहे हो बेटा? घर जाना है, बट किसके घर जाना है वो इंपॉर्टेंट है. गांव तो इतने जल्दी जा नहीं सकता, तो टाइम लगेगा तो जाने के लिए. देख लो फटाक से. और इसके बाद जिसको जाना जा सकता है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वैसे मैं कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में तेरे को लिंक भेज दूंगा. मैं जाना है तो इसे नहीं जाना देखो प्लीज. ये जो कॉर्पोरेट फ्रॉड वाला पॉइंट है ना, वो पॉइंट नंबर 1 है, इसका पॉइंट नंबर 1. और ये दूसरा है ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, ये पॉइंट नंबर 2 है. ऐसे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आएगा
और दूसरा करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी कॉर्पोरेट्स में करप्शन होता है ना, कॉर्पोरेट्स रिश्वत देते हैं ना, ब्राइब्स, उनके खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वो आपने जो हायरार्की लिखा था, हायरार्की में पहले क्या लिखा था? डायरेक्टर्स, उसके बाद एडजुडिंग अथॉरिटी, उसके बाद अपील ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है अगेन, यहाँ पर भी हाई कोर्ट है। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई हाई कोर्ट, व्हाई नॉट सुप्रीम कोर्ट? हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट ही है मनोरंजन एक्ट में, बट फीमा में सुप्रीम कोर्ट है। हम्म, राइट है ना, ईडी का, ईडी तो बोलते ना अभी, मैंने बोला ना कि ईडी के डर से तो काफी महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिक्स चल रहा है ना फिलहाल। इट कैन बी मैनेज ना एवरीथिंग। ये तो देखो, वी आर मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ, यूएन के मेंबर्स है। वर्ल्ड के जितने भी काउंसिल्स है या फिर ऐसे फोरम्स है, वहां पर हमें बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और होते हैं। तो हमको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे दिखाना ना, हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तो देखो, विजय मल्ल्या के खिलाफ कार्रवाई हुई, नीरव मोदी के खिलाफ हुई, मेल चुक्सी के खिलाफ हुई, बट अंदर जो पॉलिटिशियंस है वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है राम राज्य। देख रहा था कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिख के दूं क्या, बट फिर सोचा सब हो गया, जान दो, सब लिख के देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन दे, हाँ ये पॉइंट लिखते हैं आपके नोट्स में ना, उधर नीचे चैप्टर के एंड में 123 पेज पर, या फिर जी आगे जगह वहाँ पे 123 पर नीचे लिखा तो भी चलेगा। आप हेडिंग दो सेक्शन 11A, मतलब नहीं कहते हैं सेक्शन 11A, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। ये आपको पता होना चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। सेक्शन 11A। क्या लिखा है? वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। उसमें आप लिखो, अब रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है मुझे बोलो? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस कंपनी। सुना, रिपोर्टिंग एंटिटी को अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज ये रिपोर्ट करती है ना आरबीआई को, सेबी को, आईआरडी को, तो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज है। कौन है ये? तो वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी में आप लिखो पॉइंट नंबर 1, every reporting entity shall verify the identity of its clients and the beneficial owner, and the beneficial owner, verify the identity of its clients and the beneficial owner by, और उसके नीचे 4 एरोज ड्रॉ करो, 4 एरोज।
पहले इसमें ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार, ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार, उसी के नीचे सिंगल एरो करके लिखो, उसी के नीचे सिंगल एरो करके लिखो, इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी बैंक है तो कंपलसरी ऑथेंटिकेशन अंडर आधार होना जरूरी है। लिखा है। सेकेंड एरो में ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ऑफलाइन मतलब मैन्युअल, ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर द आधार, ऑफलाइन वेरिफिकेशन आधार। थर्ड इसमें यूज ऑफ पासपोर्ट इशूड, पासपोर्ट इशूड। एंड लास्ट फोर्थ में एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय सीजी, एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय सीजी। लिखा है। अब ये लास्ट इसमें कौन सा आएगा? पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर्स आईडी। क्लियर है। अब इसमें फर्स्ट इसमें जो था ना ऑथेंटिकेशन आधार, वो कंपल्सरी किसको अलाउ किया? हाँ लिखा है। वो जो फर्स्ट इसमें बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी लिखा था ना, नीचे नोट लिखो। अभी आंसर होगा नीचे नोट लिखो। नोट में लिखना जो 4 एरोस थे उसको पहले एरो को ए करो, दूसरों को बी करो, सी डी, ऐसे 4 को ए बी सी डी। और नोट में लिखो सीजी में permit a reporting entity other than banking company, a reporting entity other than banking company to perform authentication under clause A above, to perform authentication under clause A above if it complies with, if it complies with standards of privacy and security under the Aadhaar Act, if it complies with standards of privacy and security under the Aadhaar Act 2016। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, आजकल डिजी लॉकर आता है, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर एक तरह का गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर आप डिजी लॉकर पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हो, रिपीट करूं क्या? कंप्लाइज विद सच स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अंडर द आधार एक्ट 2016, आधार एक्ट 2016। डिजी लॉकर में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सेव करके रखे हैं तो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आपको सिर्फ डिजी लॉकर का वहाँ पे अपलोड कर देना हो जाता है। आपको अलग से मतलब अगर आपने डिजी लॉकर का कोड डाल दिया तो फिर उसमें आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड सब चला जाता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 हो गया ना। नोट नंबर 2, the use of modes of identification, the use of modes of identification given above the use of modes of identification given above shall be a voluntary choice of every client or beneficial owner। shall be voluntary choice of every client or beneficial owner। लिखा है। मतलब इन ऊपर दिए हुए मोड्स में से
कौन से मोड से वेरिफिकेशन होना चाहिए ये क्लाइंट डिसाइड करेगा। आप बोले मुझे आधार नहीं चाहिए, मुझे पैन कार्ड ही देना है, देखो उन्हें ये फोर्स नहीं कर सकते आधार दो, भाई पैन कार्ड लेने लो, पासपोर्ट लेने लो, आपकी चॉइस होगी। समझ रहे ना? नोट नंबर 2 हो गया। नोट नंबर 3, इन केस आधार is used for identity, then neither his core biometric information nor his Aadhaar number shall be stored. पता चला उसके आधार पर आपने 4-5 डॉक्यूमेंट लेके लोन ले लिया, neither his biometric information nor his Aadhaar number shall be stored. लिखा क्या हो गया ना? कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। मुझे ये जो पॉइंट था पेंडिंग था, मुझे लगा कि आपको लिख के देना चाहिए। इसको लेकर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो कुछ है कि नहीं? क्वेश्चंस दिए नहीं इस चैप्टर है। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर 454। राइट अ नोट ऑन डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। मैंने लिख कर दिया नोट्स में ऑलरेडी। लिस्ट आउट द ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, शेड्यूल्ड ऑफेंस। लिस्ट आउट द ऑफेंसेस ट्रायबल, ये आपको ये लिख कर लेना पड़ेगा। ये एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये आपके नोट्स में है ही नहीं, यहाँ पर मॉडल में भी नहीं है। ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट ऐसे क्यों दिया? ऑफेंस उनको स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया। ऑफेंस ये ऐसे दिया है, कंप्लेंट ये मतलब सेक्शन 44 का आंसर देना हो। बट ऑफेंसेस ट्रायबल पूछा ना बाय स्पेशल कोर्ट। इन शॉर्ट स्पेशल कोर्ट का पूरा प्रोसेस लिखना है क्या? लिस्ट आउट पूछा ना, बट उन्होंने लिस्ट पूछा था। क्वेश्चन ही गलत है वो, लिस्ट थोड़ी है। ये प्रोसीजर होना चाहिए ना। ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर होना चाहिए। उन्होंने लिस्ट पूछा है, लिस्ट आपके इसमें ही नहीं। वो एग्जीक्यूटिव में था, आपको याद है क्या? लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस। आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड सच में। है ही नहीं वो लिस्ट में। ठीक है, आगे डिस्कस द एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ एए अंडर फेमा। क्या है याद है ना? ए सबसे पहले ए के पास आता है, आपके नोट्स में दिया ना उधर लिखकर। 1 साल का वक्त मिलता है ए को। सेक्शन 16 दिया ना आपकी, इसमें दिख रहा है क्या? सेक्शन 16 पेज नंबर 119 पर दिया है। पेज नंबर 119 फेमा का है ना वो। ए का ऑर्डर आ गया, वो 2 पॉइंट ए सेंडोमेंट ए को अपॉइंट करेगा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ए अपना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रीजनेबल पॉजिटिव बीइंग हर्ड करेगा। ए 1 साल में अपना ऑर्डर पास करेगा, और अगर नहीं तो 1 साल बाद वो रीजन देगा क्यों 1 साल में नहीं हुआ। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स कैसे होगा? ए में ऐसा होगा। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडवाइजरी बोर्ड अंडर कॉफेपोसा। एडवाइजरी बोर्ड क्या था? सेक्शन 8 याद है क्या? एडवाइजरी बोर्ड 5 हफ्तों में आपको एडवाइजरी बोर्ड को रेफर करना है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर करेगा डिटेंशन के बाद, और 11 हफ्तों में रिपोर्ट करेंगे। एडवाइजरी बोर्ड की मेजॉरिटी मेंबर्स का डिसीजन फाइनल होगा। 3 मेंबर्स होंगे, याद है ना? और उसको डिटेन करना एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड का जो भी फैसला होगा वो उसे डिटेन, अगर एडवाइजरी बोर्ड ने उसको रिलीज करने के लिए कहा तो रिलीज कर सकते हैं, या उसका डिटेंशन कंटिन्यू हो सकता है। देना है ना आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उसमें है ना एडवाइजरी बोर्ड के। एक्सप्लेन ब्रीफ द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन एडजुडिकेशन। याद है क्या? मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी लिख कर दिया है, स्टूडेंट फेंक के आते कुछ भी।
मैंने आपको कहा था, आपने कहाँ पे लिखा है वो? आपके नोट्स के पेज नंबर 103 पर है ना? क्या कर रहा है? हमको सीएस के पास एग्जाम के पेपर्स देखने हैं ना? कि गाँव जाना है? मुझे एग्जीक्यूटिव लिखना है, तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे यार, तो एग्जीक्यूटिव लिखा तो प्रोफेशनल नहीं आएगा ऐसा लगता है तुम्हें? आता है ना, पता है ना तुम्हें? पहले रिसेंट एग्जाम का देखते हैं। आरसीटी, देखो वो आ गया। ये भी हमको कौन सा चैप्टर का देखना है? पहले चैप्टर नंबर 7 का एडजुकेशन ऑफेंस पेनल्टीज, एंड चैप्टर नंबर 6 का हमारा रेगुलेटरी एक्शन। वो दोनों का एक साथ देख लेंगे, दोनों का एक साथ, सबकी नजर होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इनकम टैक्स वाला, कल डिस्कस किया था वो, रेगुलेटरी एक्शन। तो रेगुलेटरी एक्शन में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो पास्ट एग्जाम के थे, अब पता चला अभिनंदन को। मैं अगर गलती से आगे जाऊं तो आप रोक सकते हो, बोला क्या? मुझे अगर लगे उसका नहीं है तो। ये है ना? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑल इंडिया टायर passed a resolution to the effect that no member whose indulge in activities detrimental to interest be permitted to examine the records or obtain certified copies thereof. A member of the company who is also a member of the rival association demands inspection of the register of members, minutes of general meetings and certified copies thereof. The company refuses the ये एक्चुअली आपकी कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको कहा था ना आरसी में, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है कि मेंबर्स के कर सकता है, मेंबर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मिनट्स वो इंस्पेक्ट कर सकता है ना? हाँ, उसका अधिकार है वो। तो कंपनी refuses inspection on the basis of resolution passed by the board of directors as a companies act allows any member has the right to inspect, examine the validity of the refusal and remedial action क्या, he can complain to tribunal। ट्रिब्यूनल उस केस में कंपनी को उसे इमीडिएट अवेलेबल कराने के लिए ऑर्डर जारी करेगा। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं माना तो ट्रिब्यूनल खुद उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ये आपने जनरल मीटिंग्स चैप्टर था ना आपका एग्जीक्यूटिव में, उस जनरल मीटिंग्स का प्रोविजन है ये। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग सेक्शन 118 मिनट्स ऑफ मीटिंग का पर्टिकुलर क्वेश्चन है। देखो ऐसा होता है, मतलब ये लगता वो हमारे चैप्टर नंबर 6 और 7 रेगुलेटरी एक्शन का, बट किस में पूछा है? मैंने आपको शायद कहा था ये ऐसे ही एक पेपर है जहाँ पे कंपनी जाके आपके जो एग्जीक्यूटिव लेवल का नॉलेज है उसको लेकर भी आपको 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। किसमें? ये हाँ, इसमें मतलब वो मिनट्स वाला बोल रहे हो ना तुम? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर बी दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, बी पढ़ो।
ए और बी दोनों आप देखो कंपनी एक्ट के क्वेश्चन है। ए में भी क्या पूछा है, पेनल प्रोविजंस। देखो ना, company SW is the director of MR, also works in the company as a part of management. Van has applied for a housing loan of 35 lakhs for construction of house. Whose wife Van also works in the company. Wife मतलब MD डायरेक्टर के वाइफ को लोन के लिए अप्लाई किया, हाउसिंग लोन। कैन कंपनी ग्रांट सच लोन इवैल्यूएट विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कंपनी लोन्स टू डायरेक्टर ना, लोन्स टू डायरेक्टर, उसका क्वेश्चन पेनल प्रोविजंस। सुनो एग्जाम में आता है आरसीडी 9 चैप्टर्स, बोलता सर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, आउट ऑफ सिलेबस। भाई पहले बता रहा हूँ, तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ का है, और उसमें आपको डेफिनेटली जो आपका, मैं अगेन कहूँगा, आपको भी एग्जीक्यूटिव में आपके टीचर ने कहा होगा मीटिंग्स चैप्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ना, उन्हीं के ऊपर यहाँ पर आएगा। आपको ऐसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो प्रॉस्पेक्टस पर नहीं पूछेंगे इधर, समझ रहे ना। आपको मीटिंग्स पर पूछेंगे, आपको चार्जेस पर पूछेंगे, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शन 149 से लेके 203, 149 से 203 वहां तक सबके पूछेंगे। जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर है, अकाउंट्स ऑडिट, उस पर पूछ सकते हैं। अकाउंट्स डिविडेंड पर पूछ सकते हैं, अकाउंट्स ऑडिट डिविडेंड पर पूछ सकते हैं। अगर किसी के एग्जीक्यूटिव के आपके समरी के नोट्स होंगे, एग्जीक्यूटिव में समरी के नोट्स, कभी मौका मिला। अभी सुनो, मेन बात क्या है यहाँ पर, उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द पेनल प्रोविजंस। हम थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव देते हैं ना, एग्जाम में भी हमको ये पता है लोन्स टू डायरेक्टर है, सेक्शन 185 कहता है, 180 क्या 184 185 कहते हैं ना, वो अलाउड प्रोहिबिटेड है, ये सबने पता है ना, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन लगता है वगैरह वगैरह। पेनल प्रोविजंस, अब वहां पर है ना, कुछ तो लोगों ने दिया है तो वापस रिफंड करना है, या उसको इम्प्रिजनमेंट होगा। पेनल प्रोविजंस के आपको याद नहीं आ रहा एग्जाम में, यू नॉट याद नहीं है। अगर उसने लोन लौटा दिया, लोन अगर लिया लौटा दिया तो उसको इम्प्रिजमेंट नहीं होता है। अगर लोन नहीं लौटा है और लोन लिया है तो उसको इम्प्रिजमेंट का भी प्रावधान है वहां पर। अब पेनल प्रोविजन आपको याद नहीं आ रहा एग्जाम में, अब क्या करना है आपको, एग्जामिन विद रेफरेंस टू प्रोविजंस एंड आल्सो एक्सप्लेन द पेनल प्रोविजंस। ऐसे केस में आप क्या करके आओगे, बोलो मुझे। नहीं क्या करोगे, वही मैं मतलब कुछ तुक्का मार के आओगे फाइन का अमाउंट, या क्या करोगे? ऑफेंस जो पेनल प्रोविजंस है, आपने पढ़ा है आरसीडी में, सिर्फ एसएफआई के ऑफेंसेस है ना कॉग्निजेबल है, बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। मतलब वो किस में आएगा, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। तो आप तो ये बात समझना चाहिए, फाइन विल बी लेविड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और फाइन और इम्प्रिजनमेंट विल बी लेविड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और बोथ। समझ आएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड। ये दिमाग लगाते आना चाहिए कि एसएफआई के तहत जो ऑफेंसेस आते हैं वही सारे किस में आते हैं, कंपाउंड दैट इज कॉग्निजेबल में आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, ये क्वेश्चन किसका है, आपका स्पेशलाइजेशन पास हुआ ना, स्पेशल रेजोल्यूशन, उसकी कॉपी आपको 30 डेज में फाइल करनी है। 1% company certain resolutions which were supposed to be filed with ROC within stipulated time. However, Singleton filed it with ROC on October 30. पास कब हुआ था, 15 सितंबर, तो 30 डेज में होना चाहिए था। 30 डेज टाइम लिमिट है ना, नहीं हुआ 30 डेज में, तो कॉन्ट्रावेंशन उनने वो स्पेसिफिकेशन को फाइल करना चाहिए, नहीं किया, तो उसके तहत जो पेनल प्रोविजंस है वो लगेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए सिविल डिफॉल्ट है, बिकॉज हम कहते हैं जितने ये क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं आता है। अब इसके लिए आपको स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर सेक्शन पता होना चाहिए। आप स्टूडेंट बोलते सर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कहाँ से पूछा है। आपको हमने मॉड्यूल में लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस देखा था ना, वो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस के अंदर मैंने आपको सिलेक्टेड ऑफेंसेस दिए थे, क्वेश्चन भूल गए। हाँ, इसमें से वो आ गया, इधर किधर तो होगा वो, कौन सा सेक्शन है, अभी लोन्स टू डायरेक्टर दिख रहा है क्या हमें, देखो ना लोन्स टू डायरेक्टर,
इफ एनी लोन इज एडवांस और गारंटी सेक्रेटरी प्रोवाइडेड और ड्यूटीज इन सेक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन 185 दिख रहा है क्या? लोन्स टू डायरेक्टर का क्वेश्चन पूछा ना उधर, ये दिया है 5 लाख से 25 लाख इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स विच शैल नॉट बी लेस देन 5, ये पेनल प्रोविजन है, उसको लिखने को लेकर वो क्वेश्चन पूछा वहां पर। अब आपको एग्जाम में याद नहीं ना, पॉइंट सी यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप दिमाग में बिठा के चलोगे, अभी ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, एडजुडिकेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड रेगुलेटरी एक्शन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो एक चीज दिमाग में पकड़ के चलो कि भाई पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होने वाले, 2-3-4 मार्क के, जो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगे, तो उससे डिस्टर्ब होने का नहीं, ठीक है ना, उसको टिक मार्क कर देगा। अच्छा ये दिख रहा है, मतलब ये चैप्टर नंबर 6 और 7 का है, इतना पहले दिमाग में लाएंगे। एडजुडिकेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज को थोड़ा बाद में देखते हैं, रेगुलेटरी एक्शन, दोनों 6 और 7 चैप्टर ही ऐसा है, मैं बताऊं पूरे 9 चैप्टर में से जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्योंकि हम 6-7 के क्वेश्चन देख रहे हैं इसलिए मैं वक्त ले रहा हूं, समझ रहे हैं सबको, कहने के लिए दोनों 6 और 7 के। अरे बोलो भाई, सिमरन ज्यादा सीरियस हो गई, वो बोली पहले टेंशन, उसमें और टेंशन। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, इनको किधर लेके जाने का कि नहीं। आपका डीडी का क्वेश्चन पूछा इधर, गलती से डीडी के पेपर का क्वेश्चन इधर आ गया, एक्सप्लेन द ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी और ऑडिटर्स अंडर कंपनीज एक्ट। अभी कुछ तो मुझे सर ने पढ़ाया नहीं, अरे भाई है ही नहीं मॉडल में तो कहां से पढ़ो भाई। नहीं वो सर है ना कुछ भी पढ़ाते हैं भाई, मॉडल सामने रखा है, बेस द मॉड्यूल। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड स्काई इज द लिमिट। आरसीडी का पेपर क्यों बच्चों को थोड़ा ट्रिकी जाता है, यू अंडरस्टैंड द रीजन। हाँ, अब सेक्रेटरी ऑडिटर आपने डीडी पढ़ा होगा, कुछ बोल रहे सर मैं फर्स्ट और थर्ड ही मॉडल दे रहा था, तो आरसीडी सेकंड मॉडल में है ना, तो सेकंड मॉडल में तो आरसीडी और डीडी का तो पढ़ा एक साथ होना ही चाहिए ना। नहीं सर मैंने सिर्फ एक पेपर देना था, एग्जाम्शन फॉर आरसीडी, एग्जाम्शन फॉर सीआरआई, एक ही पेपर दे रहा था, तो सर आपने पढ़ाना चाहिए था। कोई होता सर आपने आरसीडी में वो इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, मैं फर्स्ट ग्रुप दे ही नहीं रहा हूँ, जीएसटी नहीं पढ़ा है भाई, नहीं दे रहा तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा ना इनकम टैक्स, नहीं सर याद नहीं है तो पढ़ ले, बच्चे की जान लेगा। क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते आना चाहिए। आगे ये सेटलमेंट आगे ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये हो गया है, लो एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, इफ यस बाय हुम। फेलियर टू डिस्क्लोज डायरेक्टर्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ढूंढते रह जाओगे। कंपाउंडेबल है कि नहीं वो आपको पूछा है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इफ यस बाय हुम, तुक्के मत मार रहे, आपको पता है ना। देखो जब ऐसा ऑफेंस ऐसा क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, आपको पहले दिमाग लगाते आना चाहिए। अरे आपको पहले दिमाग लगाना चाहिए। ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, एरो ड्रॉ किया, कंपाउंडेबल में आपने लगा अप टू 25 लाख एरिजिनल एक्ट, अदर ऑफेंसेस एनसीएलटी। नॉन कंपाउंडेबल में आपने डाला अप टू 2 years, मोर देन 2 years स्पेशल कोर्ट, सिंगल जज, एडिशनल। अदर ऑफेंसेस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफिसर, ये पहले आपने लिख लिया वहां पर, ये आपने पहले वहां पर लिख लिया। इसके बाद उसके नीचे आंसर 1 2 3 4, ऐसा करने के बाद जब आप ऐसा करोगे, अभी इसमें फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 208 वाला, नॉट पब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बाय ट्रिब्यूनल, अब ये सीआरआई का है, दिख रहा है क्या, नॉट पब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बाय ट्रिब्यूनल, सेक्शन 66 सीआरआई में पढ़ा था ना। इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस अंडर 449, इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस कंपाउंडेबल था ना रे, वो देखा था हमने फॉल्स एविडेंस वाला पॉइंट। हाँ फॉल्स एविडेंस वाला नॉन कंपाउंडेबल था, नॉन कंपाउंडेबल था फॉल्स, ये वहां पे एंड देखा था हमने, एंड या फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए वो कंपाउंडेबल था, हाँ याद है ना। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आपने वो चार्ट ड्रॉ किया, टेबल ड्रॉ किया, वहां पे मेंशन किया कि कंपाउंडेबल में ये आते हैं, नॉन कंपाउंडेबल में आते हैं, और फिर लिखा आंसर 1 फेलियर टू डिस्क्लोज कंपाउंडेबल बाय, आपने लिखा रीजनल एक्ट।
ऐसे केस में आपको थोड़ी दिमाग लगाने आ रहे हैं। फेलियर टू अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, अप टू 25 lakhs ओरिजिनल एक्ट, अदर केसेस बाय एनसीएलटी। कंपाउंडेबल है तो दोनों में से एक ही होगा ना। फिर इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस नॉन कंपाउंडेबल है, तो बाय हुम का सवाल ही नहीं। ऐसा अब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस को है, वो लिस्ट ऑफ ऑफेंस हमने देखा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो सारी लिस्ट लर्न करना। तो कुछ कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क के लिए पूछा, अभी ये मान लो यहाँ पर 4 मार्क के लिए था, 4 मार्क के लिए था 4। आपने अगर 4 में से 2 भी अगर सही लिखे, 2 गलत लिखे, आपने वो लिखे, तो आपको 2.5 मार्क देगा। 2.5 4 में से आया मतलब 60%। एक आध गलत हो सकता है, टेंशन लेने का नहीं, पहले प्रिपेयर कर रहा हूं आपको मेंटली। अरे बोलो भाई, चैप्टर 6 और 7 है तो वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। जीएसटी वाला क्वेश्चन है, एंड ये भी दिया था आपको एग्जाम में, जीएसटी वाला दिया था ना। ये रिफ्यूजल नोटिस क्या है, ये पार्टली बड़ी देगा। एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स। डिटेंशन किसी भी प्लेस पर हो सकता है इन इंडिया, याद है ना सेक्शन 4 वाला। एंड रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स, रिवोकेशन करना है तो कभी भी कर सकते हैं। अरे वही रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर कॉफे पोसा। एग्जीक्यूशन ऑफ 4 मार्क के लिए, मतलब डिटेंशन, अभी यहाँ पे तुम लिखते हो पहले सीधा एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर नहीं लिखना है, पहले लिखना है वो सेक्शन 3 का रेफरेंस, कि हाँ कोई व्यक्ति अगर मान लो कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के तहत या फिर स्मगलिंग के लिए या अबेटिंग स्मगलिंग के लिए है तो उसको डिटेन कर सकते हैं। फिर उसके नीचे उसका एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर किसी भी प्लेस पे हो सकता है, वो डिटेन होने के बाद उसका रिवोकेशन को भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। वो आपको लिखते आना चाहिए। मतलब आप स्टूडेंट बोलेगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर लिख के नहीं, पहले वो पार्ट लिखना पड़ेगा, मीनिंग सेक्शन 3 का रेफरेंस देना पड़ेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है ना। ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोड, यहां पे बराबर पूछा उन्होंने, ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोड, अभी जो देखा ना ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोड 4 मार्क के लिए। ये अगला चैप्टर है, रूल ऑफ ऑप्ट आउट ऑलरेडी डिस्कस्ड। इकोनॉमिक ऑफेंसेस बीइंग अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस, मतलब सीबीआई वाला, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बीइंग वाला है उनका, मतलब ये आपका सारे इकोनॉमिक ऑफेंस, मतलब सत्यम का स्कैम और वो हमने, बट ऐसा लिखते हो आपको उस सीबीआई का ही लिखना है। डीएसपी एक्ट 1946, ऑल द मैटर्स विच आर कनेक्टेड, सीबीआई के जो 3 विंग्स है ना, स्टेट का परमिशन लगेगा अगर स्टेट के अंदर इंक्वायरी करना है, जो यूनियन टेरिटरीज के लिए डायरेक्टली कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया तो भी स्टेट के कंसेंट के बगैर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। स्पेशल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो डायरेक्टली वो स्टेट के अंदर किसी भी मैटर को लेकर इंक्वायरी कर सकते हैं। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अंदर पहले इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का लिखना, दे डील इनटू ऑल ऑल ऑफेंसेस रिलेटेड टू फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में फ्रॉड्स और स्कैम्स आएंगे ना। अरे बोलो ना, शायद वो लास्ट था ना, रेगुलेटरी एक्शन में लास्ट पार्ट था। फैक्टर्स देखो अभी आगे, फैक्टर्स which CCI will take into account to determine whether an agreement has an appreciable adverse effect on competition in the market। 6 फैक्टर्स, पहले 3 का जवाब अगर यस है और अगले 3 का जवाब अगर नो है तो उस केस में appreciable adverse है, याद है वो क्रिएटिंग बैरियर्स, वो कॉम्बिनेशन है, तू गड़बड़ मत कर। यहाँ पे एग्रीमेंट हैविंग appreciable सेक्शन, हाँ हाँ, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, कॉम्बिनेशन अलग है, डोमिनेंट पोजीशन का अलग है, एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स का अलग है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स का है। एग्रीमेंट हैज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को लेकर है वो, सेक्शन 3 का जो ऑर्डर था ना उसको लेकर है वो, वही तो क्रिएटिंग बैरियर्स, फोरक्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन। देन आगे ये वी हैव डिस्कस दिस, डी&ओ पॉलिसी हो गया, ये भी हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया। हाँ ये पढ़ो क्वेश्चन 5B। कुछ गधे अभी भी ऊपर से पढ़ रहे, आपको इतनी बार हिंट दिया है केस स्टडी में नीचे पहले क्वेश्चन पढ़ने का, प्रिपेयर अ डिटेल्ड नोट एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी अंडर 212। तो आपका थोड़ा क्या हो जाता है, ये पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अरे ऐसे पाए पर, हाँ ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे 6 से।
हाँ पढ़ो बी वाला. There have been internal family issues between the directors of Suck Limited, who also hold the majority shares in company. Due to this internal issues, the agents were not held for more than 2 years now. Advisor informed the manager that it will result in continuing offence being committed by company and it will face penal action. Explain briefly what are the continuing offence and factors constituting such offence. Continuing offences. Factors constituting repetitive nature or default, amount of loss, cost to the investors. वो लिखना है 3 पॉइंट्स. वो साइड इंश्योरेंस देखा है, ये क्या है? हाँ पढ़ो ये. SOS company secretary was providing orientation to directors who were appointed recently. In one such sessions where SOS was explaining the overview of penal provisions, one of the director asked if the penal liability can be escaped in case no specific penalty or punishment is provided for such contravention of the provisions of Act or rules made therein. Can a director or officer in default escape from liability if no specific penalty? जिसका कोई नहीं उसका 450. HB सेबी में, हाँ सेबी का नहीं, यहाँ पे ये कंपनी जैक का है. HB सेबी में, वही बता रहा हूँ मैं. जिसका कोई नहीं वो 450 है ना. अप टू कितना होता है? 10,000 1,000 वो लिखना है. अब देखो एक सेकंड, कहने का मुद्दा क्या है? 10,000 और पर डे के लिए 1,000 वो लिखना है. 450 वो लिखने के लिए 4 मार्क है. मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है? पेनल्टी का अमाउंट. पूरा रामायण दे दिया उन्होंने. और डायरेक्टर पूछ रहा है कि भाई मुझे लगता है कोई पेनल्टी नहीं है. भाई है 450 के तहत है, 450 छाप के आना है. वो लिखने के लिए 4 मार्क. एक ही पेपर देगा हमने, बट एक पेपर देगा क्योंकि चैप्टर में 6-7 का ना बेस हुआ. अभी आपको बाय द टाइम नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सिलेबस, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे पेपर के सारे क्वेश्चन होने ही चाहिए ना आपके. तो काउंट करेंगे तो लगभग 25-30 मार्क के लिए आ गए 2 चैप्टर्स. देखो ना, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, देन ये वाला 4 और 4 8. देखते ना जस्ट अभी टाइम पास के लिए. 8 और 8 16 एंड ये 4B भी आना चाहिए उसी में. नहीं 4B से वो हमारा इसका था फर्स्ट 3 चैप्टर्स का. हाँ 4A, हाँ 16 और 4 20 20 और 4 24 और 4 28. नहीं ऑफेंस वाला भी आएगा ना. 28 और 4 32. ये कॉफे पोसा 36. ये GST वाला भी आएगा ना 40. ये कंपाउंडेबल वाला 44. सेक्रेटरी ऑडिटर की ड्यूटीज एक्चुअली हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. हाँ बिकॉज इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ना. बट ये 4 अगेन एंड ये 4 44 48 एंड 52. ये वाला भी 5 है ना. 5 वाला इंस्पेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन, ये आपका इसका था इंस्पेक्शन मीटिंग्स वाला था. बट ये इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा 57 बिकॉज ये मिनट्स का था ना, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग. 57 ये इनकम टैक्स वाला. 62 मार्क्स का पेपर ऑप्शन के साथ, सिर्फ चैप्टर नंबर 6 और 7. स्टूडेंट सर पढ़ाई हो गई, शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी कुछ भी पूछो सर. क्लास एक्शन सूट, ऑपरेशन में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट सर कुछ भी पूछो. एग्जाम आया चैप्टर 6-7 सर पेपर टॉप गया सर. भाई इसलिए पढ़ना. अब ये मैंने आज का अभी ये जो टाइम लिया दोस्तों 2 मिनट के लिए, अभी और ध्यान से सुनो मेरी बातें. और वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर बैच. तो ये चीज़ें अभी आपको बताऊंगा ना मैं, तो आपके दिमाग में रहेगी और आपको इसे फॉलो करना है. बैच के शुरू में अगर बोलता ना आप हाँ चलो सर कितना भारी बोला ना, कोई मतलब नहीं. मैंने आज जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है
कि आपने किसी भी टॉपिक की पढ़ाई करने के बाद उसका कैसे इवैल्यूएशन करना चाहिए, वो मैंने आपको गैप रखकर फिर आप जब उस टॉपिक को करोगे तो सुनो, पहली बार आप उसके क्वेश्चंस आ रहे कि नहीं ओरली चेक करोगे, आपको याद आ रहे कि नहीं। सेकेंड टाइम जब करोगे तो इन राइटिंग करोगे, और उन राइटिंग में जो स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस थे ना, जो आपको नहीं आए थे फर्स्ट, उनका राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। जो आए थे उनको आपने ओरली किया तो चलेगा, समझ रहे क्या। तो इससे होगा क्या, जिस चैप्टर के जो डिफिकल्ट पार्ट है, जो आपको रिकलेक्ट होने में दिक्कत होती है, उसका जब राइटिंग प्रैक्टिस होगा तो एग्जाम में उसके ज्यादा पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। और मैं अगेन कहूंगा, किसी भी सब्जेक्ट में 100% आप परफेक्ट स्टडी करके नहीं जा सकते, बट आपको ये कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि भाई जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस में पेपर में उसके रिलेटेड जो भी आएगा मैं लिख पाऊंगा। ये प्रोफेशनल है। एग्जीक्यूटिव में क्या था, ये आपका क्वेश्चन है, ये सेक्शन है, ये प्रोविजन है, छाप के आना है। प्रोफेशनल आप देखो, जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल की इसमें से आएगा, किसी बाहर से भी आएगा, डीडी का इधर, इधर का डीडी, सीआरआई का इधर, ऐसा होता है, अक्सर होता है, तभी तो प्रोफेशनल लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट। तो यू हैव टू कीप अ माइंडसेट कि भाई जो 9 पेपर्स हैं, उन 9 पेपर्स में अगर आप तीनों मॉडल दे रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड ऑलवेज, बट अगेन जैसे कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा है, दोस्तों गलती से भी जस्ट बिकॉज आपका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जो भी है प्रोफेशनल में, वो अगर तीनों मॉडल दे रहा है इसलिए मैंने तीनों मॉडल देने चाहिए, तीनों मॉडल में पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सेट ऑफ मिल सकता है इसलिए मैंने तीनों मॉडल देना चाहिए। 100% में से 90% स्टूडेंट प्रोफेशनल में इसलिए फेल होते हैं कि वो तीनों मॉडल देते। मैंने क्या कहा, 90% स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं कि वो तीनों मॉडल देते। टीचर्स आपको इनकरेज करते तीनों मॉडल देने चाहिए, ऐसा है वैसा, दो भाई अच्छी, बट उसके लिए क्या आपके पास उतना टाइम है, क्या आपने क्लासेस बराबर एंड की है, क्या आपके पास एग्जाम के लिए मिनिमम 3.5 months का टाइम है पढ़ने के लिए। अगर आपके पास है तो आप तीनों मॉडल के बारे में सोचो, वरना सोचो भी मत। जिस स्टूडेंट के पास 105 डेज है तीनों मॉडल के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, क्लासेस खत्म हो चुकी है, क्लास अच्छे से हो चुके हैं, उसी ने तीनों मॉडल का ख्वाब देखने का, नहीं नहीं सर मैं करता हूं ना सर, सर हो जाएगा ना सर, मैं तो चाहूंगा तू तीनों ने एग्जीक्यूटिव और सीडी भी एक साथ पास कर भाई, मैं तो ऐसे चाहूंगा। बट गो विथ योर स्ट्रेंथ्स। हर स्टूडेंट अलग है, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, हर स्टूडेंट के ऑब्लिगेशंस अलग है, हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी अलग है घर में। तो अगर किसी को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, किसी को घर वाले ने बोला है बेटा तू सिर्फ पढ़ाई कर, डिग्री ले, बाकी इधर देख भी मत, सब हम संभाल लेंगे, उसने तीनों मॉडल देना चाहिए उसको, तो हुक और क्रूक। बट उसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते जो फंस जाते हैं, हेल्थ इश्यूज, किसी और इश्यूज में फंस गए, तो फिर ऐसे स्टूडेंट ने अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए कि भाई क्या मैं तीनों मॉडल देने के लिए फिट हूं क्या। वो बोलते ना, एक व्यक्ति को स्ट्रेस टेस्ट होता है, हार्ट अटैक ना आए उसके लिए स्ट्रेस ईसीजी वगैरह निकलते हैं ना सब, 2D डॉक्टर। तो वैसे ही आप तीनों मॉडल के लिए प्रिपेयर होकर आपका खुद का इवैल्यूएशन होना चाहिए, नहीं तो जस्ट बहती जा रहे फ्लो में जा रहे, हाँ क्लास हो गया पढ़ाई किया किया किया, रिजल्ट के दिन फिर बोलते ग्रुप 1 95, ग्रुप 2 86, ग्रुप 3 107। मैंने कहा 100 में से 90 स्टूडेंट से 90 प्रोफेशनल में 90, क्योंकि आपको 10 का रिजल्ट आता है और ये तीनों ग्रुप क्लियर है, सेट ऑफ में पास हुआ है, अरे भाई 90 जो हुए उनका देख, पास होने वाले को सब देखते हैं, जो फेल होने वाला है ना उसका देख, वो क्यों फेल हुआ। जो फेलियर वाले स्टूडेंट उनकी अभी रिजल्ट आएगा ना, जो फेल होने वाले स्टूडेंट उनका रिजल्ट देखना, पास होने वाले को कितने अच्छे मार्क्स, फेल होने वाले देखो क्यों फेल हो, उसका इवैल्यूएट करो, अरे यार इसको तीनों मॉडल दिया और ऐसे मार्क्स है, अच्छा मतलब कुछ तो इवैल्यूएशन होना चाहिए अपना, क्या मैं तीनों मॉडल के लिए प्रिपेयर हूँ। मुझे अक्सर ऐसा कहा गया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड पर्सनली मैं काफी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैं ग्रुप 2 में आरसीडी सीआरआई पढ़ाता हूँ इसलिए ग्रुप 2 देना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं कभी स्टूडेंट को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ इन योर प्लेस एंड आई व्हाट डिसीजन आई वुड हैव टेकन। अगर मैं तीनों मॉडल के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ मेंटली, तो मैं एटलीस्ट फर्स्ट और थर्ड मॉडल दूंगा। उसका लॉजिकल रीजन भी है, पहला पेपर होने के बाद
एक दिन का गैप मिलेगा मुझे थर्ड पेपर के लिए, तो दैट इज अ वाइज डिसीजन. सर ग्रुप 2 फिर अकेला इंडिविजुअली पास करना डिफिकल्ट है ना, 50 मार्क लाना है भाई तुझे, उसमें से तुझे कोशिश करना है डीडी और सीआरआई में 55 लाया, आरसीडी में 40. ये दिमाग में रखना है. सर ग्रुप 2 इंडिविजुअली पास करना डिफिकल्ट है ना, तूने तीनों मॉडल दिया और ग्रुप 1 और 3 निकल गया मान लो, तो वैसे भी ग्रुप 2 इंडिविजुअली देना है ना. बट ग्रुप 2 को पढ़ाई करने के चक्कर में पहला और तीसरा भी नहीं निकला, तो फिर वो नहीं, मुझे पता है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते रिजल्ट के दिन, सर आपके शब्द कान में गूंज रहे थे, रिजल्ट देखते ही आपने बोले हुए शब्द कान में आए. इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी के बहकाव में मत जाओ, किसी टीचर के कहने पर मत जाओ. मैं भी बोल रहा हूं मेरी बात 100% एक्सेप्ट करना आपको जरूरी नहीं है, बिकॉज सी मैं आपको जनरलाइज्ड ओपिनियन दूंगा, आपको आपके लिए क्या सही है वो चूज आपको करना. हाँ, अगर आप एक बार स्टैंड कंफर्म हो कि नहीं मुझे तीनों मॉडल ही देना है, कोई हुक और क्रूक, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मेरे पास 105 दिन मिल रहे, बेस्ट देंगे बट 105 दिन मिलना चाहिए, सारे क्लास दोगे तो 35 दिन पहले क्लास कंप्लीट करेगा और बेस्ट देगा. 16 घंटे पढ़ रहा हूं मैं सर, पढ़, पेपर के दिन ब्लैंक हो जाएगा, लिख के ले. पढ़ते स्टूडेंट 16 घंटे, 18 घंटे, पेपर के दिन रात में नाइट मारी, नाइट लास्ट पेपर था, नाइट मारते, पेपर में ब्लैंक, सब आ रहा था सर, पेपर से आया ना सब आ रहा था, बट पेपर में ब्लैंक हो गया ना. तो इसलिए कामली कुली जिंदगी जीते हुए तीनों मॉडल का प्रिपरेशन करना है तो तीनों मॉडल के हिसाब से दो, बट टेक योर कॉल नाउ बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. नाउ दिस इज द राइट टाइम. आपकी एग्जाम मैं कहूंगा आज से लगभग 4 महीने बाद है. दिस इज द राइट टाइम. एक बार एक पाथ ले लिया कंफर्म, ओके मेरा ये डायरेक्शन है, फिर किसी को पूछो मत. जितने लोगों को पूछोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे, उतने कंफ्यूजन. हो सकता है सलीम सर कुछ और बताए, शुभम सर कुछ और बताए, मैं कुछ और बताऊं, सौम्या मैडम कुछ और बताए, बिकॉज हर व्यक्ति अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा है. उसमें से आपको जो आपके लिए सही लगता है, जिसकी बात में आप रिलेट कर पाते हो, उसको आप फॉलो करो. और कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं. हर व्यक्ति सिर्फ अपना ओपिनियन और थॉट प्रोसेस आपका अच्छा चाहता है, भला चाहता है, तो भलाई के हिसाब से ही बात करेगा. कोई टीचर नहीं चाहेगा नहीं वो स्टूडेंट को ना उसको फेल ही करना है, कोई नहीं चाहेगा. इज दिस क्लियर? यस सर. प्लीज डू इट. हमने एक ही क्वेश्चन पेपर देखा है, रिमेनिंग पेपर्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और 7 के बाद एंड में फिर हाँ रिलीज स्टार्ट करेंगे और फिर एंड में पेपर्स देखेंगे उसके, ऐसे एक एक दो 3